नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कालीबंगा सभ्यता के आगे के पार्ट की। कालीबंगा सभ्यता के आगे के पार्ट 2 में समाधान। समाधान किस प्रकार का था यहाँ पे? देखिए, समाधान 3 प्रकार का था कि ये लोग अपने मृत शरीर को यहाँ के लोग कैसे दफनाते थे। पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और तीसरा दाह संस्कार। अब आप पूछेंगे कि पूर्ण समाधिकरण का से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब ये है कि पूर्ण रूप से दफनाना, पूर्ण रूप से दफनाना मतलब मृतक को गड्ढा खोद के दफना देना। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित था, मतलब सर्वाधिक प्रचलित था। दूसरा आंशिक समाधान, इसमें क्या होता था कि पहले मृत शरीर को जीव जंतुओं के लिए छोड़ दिया जाता था खाने के लिए, और फिर जो शेष उसके जो अस्थि पंजर होते थे उनको दफना दिया जाता था। तो आप क्या लिखेंगे? जीव जंतुओं के लिए छोड़कर बाद में जो बचा हुआ है शेष उसे दफना देना। दाह संस्कार का मतलब जो आजकल हिंदू धर्म में जो अपन करते हैं, अग्नि अग्नि संस्कार। नेक्स्ट हम चलते हैं कि यहाँ कब्रिस्तान, यहाँ का जो कब्रिस्तान है उससे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो कब्रिस्तान देखिए, पहली बात तो ये कब्रिस्तान कहाँ स्थित है, यही क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा में जो कब्रिस्तान बना हुआ है कहाँ बना हुआ है। तो हमारा आंसर होगा जो दुर्ग टीला है उसके दक्षिण पश्चिम में। दुर्ग टीले के दक्षिण पश्चिम में कब्रिस्तान बना हुआ है। अब कब्रिस्तान में कितनी कब्रें प्राप्त हुई है? कितनी कब्रें प्राप्त हुई है? तो यहाँ से 37 कब्रें प्राप्त हुई है। कब्रों के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन किस किस प्रकार की कब्रें प्राप्त हुई है? देखिए, एक तो अंडाकार, और दो हुई है आयताकार और गोलाकार। अब देखिए, ये जो दोनों हैं आयताकार और अंडाकार, यहाँ से केवल सामग्री प्राप्त हुई है। ध्यान से समझना, यहाँ से केवल सामग्री प्राप्त हुई है कब्रों से, कंकाल प्राप्त नहीं हुआ है। अब आप कहोगे साहब ये कैसा कब फिर समाधान हुआ? कंकाल प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? अब देखिए, संभवतः यहाँ से मान लो कोई व्यक्ति है कालीबंगा से सुदूर प्रदेश में चला गया होगा, और जब वो वापस लौट के नहीं आया तो उसको मृत घोषित कर दिया होगा, और उसकी जो सामग्री है उसको कब्र में
दफना दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या था? प्रतीकात्मक समाधान। प्रतीकात्मक समाधान इसमें आयताकार और गोलाकार कब्रों में हमें प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। अब अंडाकार कब्रों की बात करते हैं, जो मैक्सिमम, हाँ थोड़ी, आयताकार कितनी है? आयताकार जो संख्या में है वो 5 है, और गोलाकार जो कब्रें हैं वो कितनी है संख्या में? 17। शेष जो बची हुई 15 है वो क्या है? अंडाकार कब्रें। अब अंडाकार कब्रों की बात करें, इनकी क्या विशेषताएं हैं? इनको जो अन्य नाम है वो कहते हैं चिरायु कब्रें। इनको चिरायु कब्रें भी कहा गया है, यहाँ लिख लो। अन्य नाम इनका क्या है? चिरायु कब्रें। यहाँ से इन चिरायु कब्रों में क्या क्या प्राप्त हुआ है? कंकाल और सामग्री। सामग्री में एक चीज महत्वपूर्ण प्राप्त हुई है, तांबे का दर्पण। तांबे का दर्पण, ठीक है। तो सामग्री प्राप्त हुई है, इसका मतलब ये है कि ये लोग क्या मानते थे? पुनर्जन्म को मानते थे। पुनर्जन्म में इनका क्या था? विश्वास था यहाँ के लोगों का। अब यहाँ से जो कब्रें हैं, कब्र में किस प्रकार से दफनाया गया हो जाता था इनको, तो ये देखिए, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो कब्रों में अधिकांशतः जो सिर होता था वो नॉर्थ की तरफ होता था। सिर किधर होता था? नॉर्थ की तरफ। और जो पैर होते थे, पैर तो होते थे दक्षिण दिशा में, और जो सिर होता था वो किधर होता था? उत्तर दिशा में। और इनको पीठ के बल लेटाया जाता था। किसके? पीठ के बल दफनाया गया था। लेकिन एक अपवाद स्वरूप एक कब्र में जो सिर है वो तो मिला है दक्षिण दिशा में, और जो पैर है वो मिले हैं उत्तर दिशा में। जो सिर है वो तो किधर मिला है? दक्षिण दिशा में। और इसको पेट के बल लेटाया गया है। किस पे? पेट के बल। ये अपवाद है। ठीक है, और बताइए, और देखते हैं और क्या मिला है यहाँ से। यहाँ से युग्मित समाधान प्राप्त हुए हैं। युग्मित समाधान, समाधान का मतलब दो शरीर को, बॉडीज को एक साथ दफनाया गया है। ये है युग्मित समाधान। युग्मित समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहां से शारीरिक दोष युक्त कंकाल मिला है। शारीरिक दोष युक्त कंकाल की प्राप्ति हुई है। मतलब क्या शारीरिक दोष था कंकाल में? दाएं हाथ की जो कलाई है बाएं हाथ की कलाई से बड़ी है, या ये कहें कि बाएं हाथ की कलाई, बाएं हाथ की कलाई दाएं हाथ से की कलाई से छोटी है, ऐसा कंकाल प्राप्त हुआ है। यहां से प्राचीन शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं।
शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। कैसे? कि एक ऐसे बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई है जिसमें 6 छेद मिले हैं। 6 ऐसी खोपड़ी प्राप्त हुई है जिसमें 6 छेद मिले हैं। संभवत है इस बालक को कोई मस्तिष्क की बीमारी रही होगी जिसको सही करने का प्रयास किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों में अपन बात करें, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य या विशेषताएं। यहां से जो एक कंकाल है उस पे जला हुआ का जो निशान प्राप्त हुआ है, एक कंकाल पर जले हुए का निशान प्राप्त हुआ है। और देखते हैं और क्या विशेषता है इनकी। यहां से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। कैसी? जैसे मेसोपोटामिया की है। मेसोपोटामिया के समान बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। यहां पर एक मुद्रा प्राप्त हुई है। एक मुद्रा प्राप्त हुई है। उस मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन प्राप्त हुआ है एक मुद्रा पर। इसके अलावा एक उस्तरा प्राप्त हुआ है, जो देखते हो ना पहले दाढ़ी बनाने के लिए काम आता था, उस्तरा प्राप्त हुआ है। यहां से एक पशु आकृति की मर्ण मूर्ति प्राप्त हुई है। पशु की मर्ण मूर्ति भी प्राप्त हुई है। जैसे उसको बीबी लाल ने उसे घोड़े की बताया है। बीबी लाल ने घोड़े की बताया है। और भी मर्ण मूर्ति प्राप्त हुई है मिट्टी से बनी हुई, जैसे भेड़िया, हाथी, चूहा, कुत्ता आदि। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो वृषभ आकृति का मिट्टी का बेल प्राप्त हुआ है। मिट्टी का वृषभ प्राप्त हुआ है। मिट्टी का वृषभ भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो वृषभ है वो तांबे का भी प्राप्त हुआ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तांबे का वृषभ कैसे बनाते होंगे, अभी बताते हैं। तांबे का, तो देखो ये जो तांबे का वृषभ है वो लुप्त मोम विधि से बनाते होंगे। कौन सी? लुप्त मोम विधि से। ये समझिए कि पहले तो मोम का वृषभ बनाया, मोम का वृषभ बनाया, फिर उसके उस वृषभ पर क्या किया, मिट्टी का लेप कर दिया। मिट्टी का लेप करके उसको पका लिया या सुखा लिया। पकाएंगे तो पकाने से क्या होगा, मोम पिघल जाएगी, मोम पिघलेगी। और पिघलेगी तो मिट्टी का जो लेप किया था, इसमें जो छिद्र था, मिट्टी के लेप में एक छिद्र छोड़ा गया था, इस छिद्र से मोम बाहर आ जाएगी। और इस मोम की जगह है क्या, तांबा डाला जाएगा पिघलाकर। और फिर बाद में मिट्टी का जो लेप है उसे क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। उसको हटाकर क्या प्राप्त हो जाएगी, तांबे का वृषभ। ये थी लुप्त मोम विधि।
आगे चलते हैं। यहाँ से पंख फैलाए हुए बगुले की प्रतिमा भी मिली है, जो महत्वपूर्ण है। क्या? पंख फैलाए हुए, पंख फैलाए हुए बगुले की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा देखिए, मृद भांड की बात करें अपन, मृद भांडों की बात करें तो मृद भांड चाक से निर्मित थे। किससे निर्मित थे? चाक से निर्मित थे। और यहां से बेलनाकार तंदूर मिला है। कैसा? बेलन के आकार का क्या मिला है? तंदूर मिला है। ढाबों पे आजकल वर्तमान में आपने देखा होगा ना, जो रोटी सेकते हैं, तंदूर, वो उसकी भी प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट विशेषता की जब चलते हैं, यहां से टेराकोटा, मतलब मिट्टी को पकाकर बनाया हुआ एक पैमाना मिला है। पैमाना मिला है टेराकोटा का। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ चले। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से सुना, इसे कालीबंगा को, किसे? कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। क्या? कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की क्या बताया है? तीसरी राजधानी बताया है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने बताया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। अब लास्ट जो इसका फैक्ट है, इसका पतन कैसे हुआ इस सभ्यता का, ये समाप्त कैसे हुई? तो जो सर्वाधिक जो प्रचलित है, वो दो मत है। एक तो है अमलानंद घोष का, एक तो है अमलानंद घोष का, और दूसरा है जॉर्ज एफ डेल्स, डेल्स का। देखिए, अमलानंद घोष ने कहा कि यहाँ पे जो शुष्कता है वो उसमें वृद्धि हुई होगी। वर्धित शुष्कता एंड जो घग्गर नदी है, घग्गर जो नदी है उसमें वो सूख गई होगी। घग्गर नदी का सूखना, ये कारण बताया इसका पतन का। डेल्फ ने क्या कहा कि जो घग्गर नदी है उसने अपने मार्ग में परिवर्तन कर लिया होगा। ये दो महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं पतन के। लगभग सारे फैक्ट हो गए। हाँ, एक फैक्ट रह गया कि यहाँ की जो लिपि थी वो कौन सी थी? तो यहाँ की जो लिपि थी वो थी सिंधु लिपि या सैंधव लिपि। यहाँ की लिपि कौन सी थी? सैंधव लिपि, जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। थैंक यू। आज इस कालीबंगा सभ्यता कंप्लीट हुई है, पार्ट 2। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।